सर लिंक भेजिए। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ठीक है, और सबसे पहले क्या सरप्राइज ले लेते हैं। 10 मिनट का टाइम है, ठीक है। इसमें आप लोग सबमिट कर दो उसको। लिंक मैंने शेयर कर दिया है। सर लिंक आया नहीं है। भी नहीं आया, वापस फिर से कर दिया। अभी देखो। अच्छा, एक सेकेंड वो गड़बड़ जो हो रहा है। ठीक है ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अभी ठीक है, अभी पहुंच गया होगा। यस सर। ओके। आज मैं कॉलेज में हूँ तो हो सकता है इधर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहे। शुरू हो गई।
सभी लोग हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। तो सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी? वो क्विज मैंने सरप्राइज क्विज के अभी मैंने दिया हुआ है, तो उसके वहां पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हो रहा है सभी का? यस सर, लिंक अगेन शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, सेंड कर दिया। इधर देखो प्रॉब्लम रहेगी, हो सकता है इधर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो इधर रहेगी मेरे ख्याल से अभी आज। सर क्लबिंग सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा सर, क्या होता है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आज मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। ओके। अभी आपके सिलेबस में खाली एक दो टॉपिक बचे हुए हैं मेरे ख्याल से। वेल टैक्स जो बहुत वो टाइम नहीं लेगा वो चैप्टर, आपका पूरा यूनिट 4 जो है वो वेल टैक्स है, और मेरे ख्याल से उसमें 1 वीक, एक हफ्ते में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो और एक टॉपिक आपका थोड़ा सा जो रह गया है वो है डिडक्शंस वाला पार्ट, ठीक है? डिडक्शंस हम लोग ने इंडिविजुअली हर एक हेड के बारे में तो हमें पता है कि सैलरी में कौन से डिडक्शंस होते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन से डिडक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें देखिए एक बार, उसको डिडक्शंस को रिवाइज करेंगे। और जो अ, और एक एक चीज और है, असेसमेंट आपको कैसे करना है। असेसमेंट आपको कैसे करना है, टैक्स स्लैब, एक बार उसको और रिवाइज करेंगे तो ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो आगे हम लोग को करनी है। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी टॉपिक ऐसा है जिधर प्रॉब्लम हो रही है, वो हम लोग फिर उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। वैसे मैंने सोचा था वेल्टैक स्टार्ट करने का, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लबिंग ऑफ इनकम में कुछ दिक्कत है तो आज उसको रिवाइज कर लेते हैं। सर हाँ सर आपने क्वेश्चन दिया था इसमें सरप्राइज में कि अगर हाफ कंसिडरेशन है, अगर किसी ने दिया है तो उस केस में ट्रांसफर के होगा पूरा टैक्सेबल।
इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये क्वेश्चन। यस सर, यस सर। इनकम सर फ्रॉम सन्स वाइफ asset transferred to son's wife for inadequate consideration, ये तो बताया ना। inadequate consideration मतलब हाँ, जितनी वैल्यू है उस असेट की उतना आपने उससे नहीं लिया, या विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी दे रहे हो तो वो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो भी स्टॉक, जो भी असेट है उसकी जो वैल्यू है उससे कम कंसिडरेशन अगर आपको मिल रहा है और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, तो वो आपके, अगर उस असेट से कोई भी इनकम जनरेट की जा रही है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी, ट्रांसफर के लिए टैक्सेबल। ओके ठीक है। आज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। कुछ भी जो भी डाउट हो उसको पूछ लेना। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जनरली एन असेसी इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। ज्यादातर क्या होता है भाई, जो भी असेसी होता है, जो भी उसने इनकम जनरेट की उसको उस पे टैक्स देना पड़ता है। मगर बट समटाइम्स इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द बेसिक प्रिंसिपल इज डेविएटेड and the assessee may be taxed in respect of income which legally belongs to somebody else। ऐसी लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर आपको टैक्स पे करना होता है दूसरे की इनकम पे। मतलब वो असेट मान लीजिए लीगली किसी दूसरे के नाम से है और वहां से जो भी इनकम जो जनरेट हो रही है आपको उस पे टैक्स पे करना पड़ सकता है। कब, वो देखते हैं। अर्लियर द टैक्स पेयर्स मेड एन अटेम्प्ट, जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अपना टैक्स बचाने के लिए अपने असेट को, अपने इनकम को ट्रांसफर कर देते थे दूसरे को, कि जिससे कि उनका टैक्स बच जाए। जैसे मैं अगर 10 लाख वाले स्लैब में आ रहा हूँ, मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर उसमें जितना भी अमाउंट ऐड होता है उस टैक्सेबल इनकम में। तो मैंने क्या किया, वो इनकम एक ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे रिलेटिव के को ट्रांसफर कर दिया जिसके पास कोई इनकम नहीं है या बहुत कम इनकम है। तो उससे क्या हुआ, वो दूसरे स्लैब में आ जाएगा या एग्जाम्प्ट हो जाएगी वो जो भी इनकम होगी, और मेरा पैसा बच जाएंगे। जो 30% मुझे टैक्स पे करना था वो मेरे पैसे बच जाएंगे। तो ये टैक्स अवॉइड करने के लिए लोग करते थे। ठीक है। अर्लियर टैक्स पेयर्स मेड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर टैक्स liability by transferring their assets in favor of their family members or by arranging their sources of income in such a way that tax incidence falls on others whereas benefit of income is derived by them। ठीक है, ये चीजें समझना बहुत। आज इधर कॉलेज में ये सब प्रॉब्लम होगी। Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Problem. Hello, am I audible? Am I audible? Yes, sir. ओके फाइनली, ओके फाइनली। अभी ये कॉलेज में ये प्रॉब्लम रहेगी। वॉइस आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था क्लबिंग ऑफ इनकम की। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। क्यों आप क्लब करते हो, रीजन क्या है उसके पीछे। रीजन क्या है कि पहले लोग टैक्स अवॉइड करने के लिए असेट इनकम ट्रांसफर कर देते थे। अभी वो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी उनकी दूसरे की इनकम उनकी इनकम में क्लब हो जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि वो उन्होंने टैक्स अवॉइड करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए वो असेट, वो इनकम ट्रांसफर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ये टर्म्स हम लोग यूज करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम में, जैसे कोई ट्रांसफरर होगा, एक ट्रांसफरी। ट्रांसफरर समझ रहे हो आप लोग,
ट्रांसफरी भी समझ रहे हो, ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है असेट या इनकम, ट्रांसफरी जिसको असेट या इनकम वो मिल रही है। रिवोकेबल मतलब द राइट ऑफ री एक्वायर or take back anything legally which was given earlier under an agreement or settlement। जो चीज आप पहले, जो असेट या इनकम आपने पहले दी हुई थी, वो आपके पास राइट है वापस उसको लेने का, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रिवोकेबल एग्रीमेंट या रिवोकेबल राइट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आपने सपोज रिवोकेबल एग्रीमेंट किया है, तो वो जो भी बेनिफिशियरी है जिसको आपने वो असेट ट्रांसफर किया हुआ है, उसके अगर वो आपने इस तरह से एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो जो भी एग्रीमेंट है वो लाइफ टाइम तक उसके चलने वाला है, मतलब जब उसकी डेथ होगी, जो भी जो ट्रांसफरी है या फिर जो जो बेनिफिशियरी है जिसको वो असेट मिला हुआ है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसके लाइफ टाइम तक चलेगा, जब उस ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी की डेथ होगी उस केस में आप वापस ले सकते हो। तो इस ऐसे एग्रीमेंट को आप रिवोकेबल नहीं मानोगे, ठीक है, जब लाइफ टाइम तक वो एग्रीमेंट चल रहा हो उस कंडीशन। ये सब एक्सेप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। माइनर, माइनर कौन होगा इंडिया में? जिसकी भी एज 18 ईयर से कम है वो माइनर होगा, उसकी भी इनकम आप उसके पेरेंट के इनकम में क्लब करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, ठीक है, जो जो सबसे पहले जो सेक्शन है सेक्शन 60, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई असेसी अपना कोई इनकम, अपनी कोई इनकम किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है विदाउट, बिना उस असेट को ट्रांसफर किए हुए, सपोज कोई असेसी है जिसको किसी असेट, सपोज असेट मान लेते हैं डिवेंचर्स है उसके पास, ठीक है, उसके बाद डिवेंचर्स है जिससे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। डिवेंचर क्या हो गया? असेट, और उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम हो गई उसकी। उसने डिवेंचर को तो ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन ये बोला कि जो उससे इनकम जनरेट की जा रही है उस असेट से, यानी इंटरेस्ट, वो उसने ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, ठीक है। तो उस केस में वो जो भी इनकम जो ट्रांसफर की गई है वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है, जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी वो इनकम टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के लिए। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले द टैक्स पेयर ओन्स एन असेट, जो भी असेट से इनकम जनरेट की जा रही है उसका ओनरशिप किसके पास होगा? जो भी टैक्स पेयर है या फिर जो ट्रांसफरर है, ठीक है, उसका पास असेट होनी चाहिए, उसके पास ओनरशिप होनी चाहिए उस असेट की, ठीक है। पहली कंडीशन। द ओनरशिप ऑफ असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप आप किसी दूसरे को आपने ट्रांसफर ना किया हो, ठीक है, ट्रांसफरी को ना दिया हो, केवल इनकम आपने ट्रांसफर किया है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, द इनकम फ्रॉम द असेट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन अंडर सेटलमेंट, ठीक है, आपने किसी को इनकम ट्रांसफर की गई हो कोई भी सेटलमेंट में, कोई किसी भी ट्रस्ट को, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, किसी भी तरीके से आपने केवल इनकम को आपने ट्रांसफर किया हुआ है। The above transfer may be revocable or may be not be revocable, may not be revocable, मतलब कि यहाँ पर रिवोकेबल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हो भी ना हो भी, फिर भी वो जो भी ट्रांसफरर होगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रिवोकेबल हो या नॉन रिवोकेबल हो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों चीजें यहाँ पे अप्लीकेबल है। लास्ट में, द अबव ट्रांसफर में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकता है, मतलब आप वो इनकम कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, इनकम जनरेट होने के पहले, इनकम जनरेट होने के बाद, कभी भी किसी भी टाइम पे वो जो इनकम है वो ट्रांसफर की गई हो वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के अकाउंट, ठीक है। इन अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाई, इनकम फ्रॉम असेट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। आया समझ में? इसमें तो कुछ डाउट नहीं है किसी को? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, अंडर सेक्शन 60 जब आप कोई असेट को बिना ट्रांसफर किए हुए उसकी असेट से जो जनरेट हुई इनकम को आप केवल ट्रांसफर करते हो, असेट को नहीं ट्रांसफर करते हो, केवल इनकम को ट्रांसफर करते हो जो उस असेट से इनकम जनरेट की जा रही है, ठीक है। तो जिसके पास भी वो असेट होगा, जिसके पास उस असेट की ओनरशिप होगी, उसके अकाउंट में ही टैक्सेबल होगी जो भी इनकम जनरेट की जा रही है। अगर उसने इनकम ट्रांसफर कर दी फिर भी उसी के अकाउंट में टैक्सेबल होगी जिसके पास वो असेट है, जिसके पास उस असेट की ओनरशिप है।
क्लियर है? जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, दर्शित परमार ओके सर। ओन्स डिवेंचर, वही डिवेंचर का ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। दर्शित परमार है जिनके पास डिवेंचर है जिसकी वैल्यू है 10 लाख, 10 लाख रुपए ऑफ ए बी। अभी ये प्रॉब्लम का तो कुछ नहीं कर सकते, अभी ये प्रॉब्लम का तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो चलता रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दिया गया, दर्शित परमार ओन्स डिवेंचर वर्थ ₹10 लाख ऑफ एबीसी लिमिटेड, इंटरेस्ट बीइंग ₹1 लाख। मतलब डिवेंचर है जिसकी ओनरशिप दर्शित परमार इनके पास है, और इनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उस डिवेंचर से। जैसे मैंने पहले बताया, डिवेंचर एक ऐसा हो रही इंस्ट्रूमेंट है। है। एक आवाज आ रही है? ठीक है। इधर कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है फिर भी प्रॉब्लम हो रही है अभी। ठीक है, चलिए अभी मेरे ख्याल से वॉइस पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस, और यहाँ पर इनको जो दर्शित परमार है इनको एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख। स्क्रीन आपकी नहीं show हो रही है। ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। अभी ठीक है? अभी अभी भी नहीं हुई है। मैंने शेयर तो कर दिया यहाँ पर। अब शो हो रही है। अब ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो दर्शित परमार, जैसे मैंने बताया, अभी डिबेंचर है इनके पास। डिबेंचर कैसा सर इंस्ट्रूमेंट होता है? नहीं हो डेट। रही है शो। नहीं हो रही है? अभी मैं क्या अब बताऊं? हो हो रही तो है रही सर। है सर। हाँ हो रही है, अभी ठीक हुई, है। मेरे में अभी हुई। हाँ ठीक है, ठीक अब है। हो रही है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि इसको आप अगर आपके पास वॉइस जा रही है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवेंचर, जैसे आप लोगों को पता है, एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर जो भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, ठीक है। चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने डिवेंचर लिया हुआ है, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन उनको वो इंटरेस्ट पे करना होगा। क्यों? डेट इंस्ट्रूमेंट्स है डिवेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दर्शित परमार जिनके पास डिवेंचर्स है 10 लाख रुपए, इनको एनुअली 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। On 1st April 2005, it transfers interest income to Mayur, his friend, without transferring the ownership of these debentures. इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस इनकम को, जो 1 लाख रुपए जो इनकम है इंटरेस्ट का, जो 1 लाख रुपए है, वो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको? मयूर को। लेकिन बिना उस असेट को ट्रांसफर किए हुए, ठीक है, केवल वो इनकम को इन्होंने ट्रांसफर किया ऑन 1st April 2005। Although during 2005 interest of ₹1 lakh is received by Mayur, it is taxable in hands of दर्शित परमार, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने केवल इनकम ट्रांसफर की, और ये इनकम किसको मिल रही? मयूर, जो इनके फ्रेंड हैं, उनको मिल रही है। मगर फिर भी क्योंकि असेट की ओनरशिप दर्शित परमार है, उनकी पास है, ट्रांसफरर जो है उसके पास है, इसलिए वो इनकम टैक्सेबल होगी दर्शित परमार के अकाउंट में, जो ट्रांसफरर है उसके अकाउंट, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, रिवोकेबल ट्रांसफर्स या रिवोकेबल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जहां पर आपके पास राइट होता है, ट्रांसफरर के पास राइट होता है कि वो वापस फिर से उस असेट को वापस फिर से ले सके, ठीक है।
तो वैसे उस वहां पे इस केस में क्या प्रोविजंस है देखते हैं. इफ an asset is transferred under the revocable transfer, income from such asset is taxable in hands of transferor. ठीक है, जो भी ट्रांसफरर होगा उसके अकाउंट में वो इनकम टैक्सेबल होगी. चाहे आपने कोई असेट ट्रांसफर किया हो रिवोकेबल एग्रीमेंट के साथ, चाहे आपने इनकम ट्रांसफर किया हो रिवोकेबल एग्रीमेंट के साथ. The transfer for this purpose includes any settlement, trust, ठीक है, covenant, agreement or arrangements. In any of the following cases, transfer is treated as a revocable transfer. If an asset is transferred under a trust and it is revocable during the lifetime of beneficiary. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को एग्जांपल से समझते हैं. एक्स ट्रांसफर्स अ हाउस प्रॉपर्टी टू अ ट्रस्ट. एक्स ने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, किसको, एक ट्रस्ट को ट्रांसफर की फॉर द बेनिफिट ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पर जो ट्रांसफरी है वो एक ट्रस्ट है, बेनिफिशियरी कौन है, ए एंड बी, और ट्रांसफरर कौन है, एक्स है. ठीक है. हाउएवर एक्स हैज अ राइट टू रिवोक द ट्रस्ट during the lifetime of A and B, it is revocable transfer and income arising from house property is taxable in hands of X. ठीक है. तो वो क्या है कि भाई जो बेनिफिशियरी है उसके लाइफ टाइम तक आप कभी भी आपके पास राइट है, जो ट्रांसफरर है उसके पास राइट है, कभी भी उस असेट को वो वापस ले सकता है. इस वजह से जो भी उस असेट से इनकम जो भी जनरेट की जा रही है वो हाउस प्रॉपर्टी है, उधर से अगर कोई भी इनकम जनरेट की जा रही है तो वो किसके लिए टैक्सेबल है, एक्स के लिए, ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल. क्लियर है. Next, if an asset transferred to a person and it is revocable during the lifetime of transferee, वही सेम चीज है. ठीक है. वहां पर क्या बेनिफिशियरी के लिए बोला गया था, यहाँ पे जो ट्रांसफरी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को भी असेट को ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर बेनिफिशियरी ट्रांसफरी बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा ही हो. एक बेनिफिशियरी भी हो सकता है, ट्रांसफरी भी हो सकता है, और ट्रांसफर तीन आपके तीन लोग उसमें उस एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं. ठीक है. तो चाहे अगर वो जो भी एग्रीमेंट किया गया, जो ट्रांसफर किया गया वो बेनिफिशियरी के लिए किया सर गया है, या फिर, हाँ बताओ, हाँ बताओ. एक क्वेश्चन है सर, हाँ हाँ अगर बिल्कुल. एसेट सर अगर नॉन रिवोकेबल है सर, नॉन तो रिवोकेबल सर है, ठीक टैक्सेबल है. किसके हैं? नॉन रिवोकेबल है, और लेकिन भाई ये ना कंडीशंस क्या है, बात वो है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन मिल रहा है कि नहीं, वो एक प्रॉब्लम है ना. देखो कंसिडरेशन की भी बात होती है यहाँ पर. इन एडुकेट विदाउट कंसिडरेशन है. एडुकेट कंसिडर हाँ तो बिल्कुल विदाउट, अगर इन सर, अगर एडुकेट विदाउट कंसिडरेशन है तो बिल्कुल, अगर 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 इन एडुकेट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन आपको पूरा नहीं मिला है, तो उस केस में तो बिल्कुल भी भाई जो ट्रांसफरर है उसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा. ठीक है. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपने असेट तो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना. कंसिडरेशन ये मान के चल रहे हैं कि पूरा पूरा मिल चुका है. यहाँ पे तो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन की इस सेक्शन 60 में तो बात ही नहीं कर रहे ना. यहाँ पे तो रिवोकेबल की बात कर रहे हैं कि आपके पास, आपने ट्रांसफर तो कर दिया असेट को, मगर आपने उस एग्रीमेंट में ये बता दिया कि भाई ये असेट जो मैंने ट्रांसफर किया है इसको मैं कभी भी फ्यूचर में वापस ले सकता हूँ, अगर इस तरह का आपने एग्रीमेंट किया तो. ठीक है. और सर अगर एडुकेट कंसिडरेशन होगा तो सर वो ट्रांसफर ही के हाथ में टैक्सेबल होगा? अगर एडुकेट कंसिडरेशन है तो फिर क्या प्रॉब्लम है. मैंने कोई एसेट बेचा, किसी ने पूरे पैसे दे के वो खरीद लिया, अभी वो उसके हाथ में है असेट, अभी उसके पास ओनरशिप है, अभी जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको पे करना है, मुझे क्यों पे करना है. अगर मेरे पास सपोज कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू अगर सपोज 50 लाख 50 लाख रुपीज है, मैंने किसी दूसरे को बेच दिया, उसने 50 लाख रुपए मुझे दे दिए, फिर मैं क्यों पे करूंगा उस हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स, या उससे इनकम जो जनरेट हो रही है उस पर मैं क्यों टैक्स पे करूंगा.
अगर सपोज मुझे वो हाउस प्रॉपर्टी मैंने किसी को ऐसे ही दे दिया होता है विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने ट्रांसफर किया है असेट को विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब आप टैक्स अपना बचाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो 2-4 एग्जाम्पल्स है, हर एक ये इससे सारी कंडीशंस यहाँ पर देखो दी गई है, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। Mr. X transfers a house property to A. However, X has a right to revoke the transfer during the lifetime of A. मतलब ये यहाँ बता रहे हैं कि ट्रांसफर ही क्यों बता रहे हैं कि भाई X ने A को ट्रांसफर किया और वही बेनिफिशियरी है, ये मान के चल रहा है, और उसके पास रिवोक करने का राइट है। X के पास, X has a right to revoke the transfer during the lifetime of A. ठीक है, it is a revocable transfer and income arising from the house property is taxable in hands of X. तो यहाँ पर कहीं भी कंसिडरेशन की बात हुई नहीं, बात हुई ना, यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं कि अगर आपने जो एग्रीमेंट किया है वो रिवोकेबल है या नहीं है, उसका बेनिफिट किस असेट को मिल रहा है, किस बेनिफिशियरी को मिल रहा है या ट्रांसफरी के पास जा रहा है, ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक वो एग्रीमेंट किया गया है या फिर बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम तक एग्रीमेंट किया गया है। मतलब उसके लाइफ टाइम में कभी भी ये नहीं बोला गया है कि भाई वो लाइफ टाइम तक यूज कर सकता है और उसके आफ्टर डेथ आप उसको वापस ले सकते हो, ऐसा नहीं बोला। उसके लाइफ टाइम में कभी भी आप रिवोक कर सकते हो। ठीक है, ये जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सपोज कहीं पर भी एग्रीमेंट ऐसा किया गया है कि बेनिफिशियरी या फिर ट्रांसफरी के डेथ के बाद आपके पास रिवोक करने का राइट है, तो वो रिवोकेबल एग्रीमेंट या रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसको आप रिवोकेबल में इंक्लूड नहीं कर, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक चल रहा है ना, इस वजह से आप इसको रिवोकेबल नहीं मानोगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ टाइम तक, पूरी लाइफ टाइम तक उस असेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके ये बोला जाता है कि उसको उससे कभी भी उसके लाइफ टाइम में कभी भी उससे लिया जा सकता है, आफ्टर डेथ नहीं, उसके जब उस जो लाइफ टाइम में कभी भी उससे रिवोक करने का राइट है, वापस असेट लेने के राइट है उस ट्रांसफरी से, उस बेनिफिशियरी से, तब वो रिवोकेबल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, X transfer an asset on March 31st 1961. It is a revocable on or before June 6 9। अच्छा, एक और कंडीशन थी, जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया था, इफ एन asset is transferred before 1st April 1961, ठीक है, and it is revocable within 6 years। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मतलब अगर जो भी असेट है वो ट्रांसफर कब किया गया, 1 अप्रैल 1961 के पहले, ठीक है, एंड इट इज ए रिवोकेबल विद इन 6 ईयर, मतलब जब भी वो ट्रांसफर हुआ उसके बाद 6 साल में, विद इन 6 ईयर्स अगर वो रिवोकेबल एग्रीमेंट है तो ही आप उसको रिवोकेबल मानोगे, उसके बाद अगर आपके पास राइट है रिवोक करने का, नहीं मानोगे। ठीक है, 6 ईयर जब ट्रांसफर हुआ उसके बाद से 6 ईयर तक अगर वो रिवोकेबल है, ठीक है, आपके पास राइट है उसको रिवोक करने का, तभी वो रिवोकेबल एग्रीमेंट माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तभी वो टैक्सेबल होगा ट्रांसफर के अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट